चाहे जैसे भी हो, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान का एक समझदारी भरा फैसला, युद्ध विराम का एक राहत और सुकून देने वाला, मानवता को शर्मसार होने से कुछ हद तक बचा लेने वाला फैसला है। इसका हम लोग शानदार स्वागत करते हैं और ये दीर्घकालिक हो, ये युद्ध विराम युद्ध बंदी में तब्दील हो जाए, ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं। दोनों पक्ष भयादोहन की अंतिम सीमा तक ले गए। अमेरिका और ट्रंप ने तो यहां तक बोला कि हम लोग प्राचीन सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा देंगे, फिर वापस नहीं आएगी वो सभ्यता। इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये था कि परमाणु भयादोहन की बात, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात, न्यूक्लियर बम यूज करने का संकेत के रूप में दुनिया ने देखा। पाषाण युग में हम ले जाएंगे ईरान को, मतलब वहां पे जितनी सुविधाएं हैं उनको जीरो कर देंगे और वो लोग पाषाण युग की तरह हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका इजराइल के पास संयुक्त रूप से इतनी शक्ति है कि ईरान के सारे पुल पुलिया को उड़ा दें। सारे वहां के जितने एनर्जी सेक्टर हैं, कोई भी, चाहे गैस फील्ड हो, ऑयल फील्ड हो, सबको उड़ाने की कुवत आज के डेट में अमेरिका और इजराइल के पास है। एक दिन में वो कर सकते थे, लेकिन उनको शर्मसार होना पड़ता, उनको जवाब देना पड़ता, और ये दशकों नहीं, ये शताब्दियों तक जवाब देना पड़ता। जैसे उसको 1945 में परमाणु बम मारने का जवाब देना पड़ता है। ये अलग बात है कि बेहयाई और बेशर्मी का वो प्रदर्शन करता है, लेकिन कूटनीतिक रूप से वो दबाव में रहता है। लेकिन ये भी सत्य है कि उसी परमाणु बम के प्रदर्शन के बाद वो दुनिया में सुपर पावर के रूप में स्थापित हुआ। खैर, ईगो सेटिस्फाइड दोनों पक्ष का हुआ। दोनों ने कहा कि जो हमारे लक्ष्य थे, सैन्य लक्ष्य थे, उसको हम लोग अचीव कर लिए। अमेरिका की तरफ तो यही लक्ष्य था कि हम परमाणु बम बनाने से ईरान को रोक सकें। कहता है कि इनरिच जो यूरेनियम 40-50 किलो है या 400-500 किलो जितने हैं, छिपा के रखा है, लेकिन वो 60% तक ही इनरिच्ड कर पाया है। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब 90% तक ले जाएगा तभी परमाणु बम बनाने के योग्य होगा। और ये कहता है कि फोर्डो में हम मार के, इस्फहान में हम मार के उनकी सेंट्रीफ्यूज टेक्निक को ही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इसलिए और ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम को ईरान करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात थी कि ईरान के अंदर अंडरग्राउंड इतने ज़्यादा मिसाइल सिटीज हैं, मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना इजराइल का पहले लक्ष्य में था, पहले दूसरे लक्ष्य में था। तो कहता है कि हम बंकर बस्टर बम तक मार मार के और ऐसे जो उनकी मिसाइल सिटी है उनको ध्वस्त किए हैं। अब मिसाइल क्षमता बहुत कम रह गई है ईरान की। ईगो सेटिस्फाइड उसका भी हो गया कि हमने जो लक्ष्य लेके मैं बढ़ा था उसको मैं पूरा कर लिया। बात अटकी थी हार्मुज स्ट्रेट पर। हार्मुज स्ट्रेट खुलवाना अब नाक का सवाल था। बार बार बंदर घुड़कियां दे रहा था कि देख भाई, हार्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल जाता है, बहुत बड़ी बात होती है, 1/5। और उसमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब जैसे देश हैं जो ऑयली बहुत रिच्ड हैं, इराक है, वो उस क्षेत्र से जाते हैं। तो उस क्षेत्र से लगान लेने की बात ईरान करने लगा था कि हम टोल टैक्स लेंगे, जो लोग व्यापार करेंगे आने और जाने वाली जहाज़ों से हम पैसा लेंगे ताकि हम युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई कर सकें। स्वेज नहर का भी उदाहरण देता था कि जैसे वो मिस्र से होके आए तो मिस्र का कुछ बनता है, उसी तरह हमारा इसमें टोल टैक्स का पूरा हक बनता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, हमारे सीमा में है। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं थी। अमेरिका इस वजह से यूरोप को बार बार कहा, नेटो के बैनर तले कहा कि आप लोग मदद करने आइए। जो फ्लोटिंग माइंस बिछाई गई है उसमें एक्सपर्टीज है। ब्रिटेन को तो ब्रिटेन से आह्वान किया, अपील किया कि आप आइए, ऐसे ऐसे बोट लेके, शिप लेके, और वो जो फ्लोटिंग माइंस है उनको हटाइए। नेटो में मतभेद उभरा। अमेरिका ने यहां तक घुड़की दे दी कि हम नेटो से अलग अपने को करेंगे, इसी की युद्ध के बाद हम समीक्षा करेंगे और वापस नहीं होंगे, हम अलग होंगे, निश्चित तौर पर अलग होंगे। तो ये तो एक बनिया की स्ट्रेटजी है, एक व्यापारी की स्ट्रेटजी है जो ट्रंप यूज करता है, लास्ट लिमिट तक ले जाता है, फिर बैक भी होता है, नुकसान देखकर बैक होता है।
खैर इसमें कई बातें हुई। एक तो यूरोप जो अमेरिका के साथ था या पिछलग्गू था, वो अमेरिका से दूर हुआ है इस युद्ध में, और इस युद्ध में अमेरिका से दूर नहीं ठीक रहेगा, ट्रंप से दूर या ट्रंप की नीतियों से दूर या ट्रंप के सनक से दूर हुआ है। उसने परहेज किया है इस युद्ध में सहभागिता से। बहुत ज्यादा दबाव बना तो ब्रिटेन कहीं एक एयरबेस दिया कुछ यूज करने के लिए कि ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट अमेरिका की तरफ से आ रही है, ठीक है एयरबेस का यूज करके तुम अपना F-15 उड़ा लो, F-35 उड़ा लो और थोड़ा सा ऑपरेशन कर लो। लेकिन स्पेन और फ्रांस और जर्मनी ऐसे देशों ने एकदम प्रबल विरोध किया कि नहीं, ईरान का युद्ध जायज नहीं है, हम इसमें कहीं से भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो पहली बार ऋण स्पाइनल कार्ड यूरोप ने अमेरिका के सामने दिखाया। ये अच्छी बात एक उभर के आई है। यूरोप अपना एक नाटो बनाने के बारे में सोच रहा था कि अगर अलहदा होता है अमेरिका तो हम नाटो को चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने भी एक आईना दिखाया यूरोप को कि देखो भाई, तुम लोग हमारे पर निर्भर पूरी तरह से हो गए हो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में दे दिए हो। नेटो का जो अनुच्छेद 5 कहता है कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, तुम लोग 2% भी अपने जीडीपी का रक्षा बजट के रूप में नहीं खर्च कर रहे हो। यानी तुम लोग केवल अपने विकास के बारे में, अपने लग्जरी के बारे में, अपने उपभोग के बारे में, आनंद के बारे में तो सोच रहे हो, और सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो कि अमेरिका हमारा सुरक्षा करेगा। तो अमेरिका ने अच्छा आईना दिखाया कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो खुद के जीडीपी का कम से कम 2% अपने सुरक्षा पर खर्च करने होंगे, तभी आप सुरक्षित रहोगे। ये भी बात एक उभर के आई। यूक्रेन से रूस लड़ा, यूक्रेन का सपोर्ट पूरे यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया, लेकिन अमेरिका तो करता रहा, लेकिन यूरोप के पास उतनी शक्ति नहीं, वो करेगा क्या, दिखावे के लिए ज्यादा था। कहने का मतलब कि सैनिक रूप से यूरोप कमजोर हो चुका है, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उसके पास बड़े बड़े शिप नहीं है, अच्छे अच्छे फाइटर जेट नहीं है जो युद्धों में ट्रस्टेड और ट्रायल्ड हों। तो अमेरिका ने एक ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है वो पाकिस्तान थोड़ा सा भूमिका पा गया, मीडिएशन की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका। और उसका ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विश्व में कोई शक्ति है, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हो, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हो, बहुत बड़ा सबको स्वीकार्य हो, ऐसा नहीं है। अपने जियो पॉलिटिकल लोकेशन के वजह से पाया। और जाहिर सी बात है कि ईरान का पड़ोसी राष्ट्र है, पहले कतर वगैरह मीडिएशन करते थे, कतर भी घायल हुआ है चूंकि ईरान ने कतर को भी मारा, यूएई को मारा, सऊदी अरब को भी मारा है, बहरीन को भी मारा है, सबको मारा है, कतर अपने को बाहर कर लिया। मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान और थोड़ा बहुत चीन भी कुछ प्रस्ताव वगैरह लेकर के आया। तो ये लोग मीडिएशन में लगातार लगे रहे और मीडिएशन करना बनता भी था, क्योंकि पड़ोस की बात थी, इस्लाम की बात थी, मानवता की बात थी, युद्ध की बात थी। और कुछ भी अगर होता, मान लीजिए परमाणु बम का ही अगर पटक देता, तो पाकिस्तान पड़ोस में है, उस पर भी उसका प्रभाव लाजमी है पड़ता। रेडिएशन का मैटर है, रेडियोधर्मी विकिरण वहां भी आते और वहां भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता। खैर, अभी जो ट्रंप ने कल कहा, आज सुबह जो भी कहा कि शहबाज शरीफ की इसमें बढ़िया भूमिका है, शहबाज शरीफ एक शानदार व्यक्ति हैं और वो हमेशा शांति के पक्ष में है। मुनीर आसिफ जो वहां का मुनीर जो सैन्य प्रमुख है, फील्ड मार्शल, हम जिसको फील्ड मार्शल कहते हैं, उसकी भी भूमिका की उन्होंने तारीफ की, लगातार लगे रहे। ईरान से एक 10 सूत्री प्रस्ताव कोई मिला, उस प्रस्ताव को उन्होंने कन्वे किया अमेरिका को। दूसरी बात, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक काम किया कि वो एक तो अमेरिका से वंदना किया, प्रेज किया कि देख भैया, जो ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है इसको 2 हफ्ते तक तुम युद्ध विराम के रूप में बदल दो, ताकि कूटनीति को अपने काम करने का मौका मिले। लिटरली यही उनका मतलब था कि कूटनीति अपने काम कर सके, इसलिए 2 सप्ताह का विराम चाहिए। अमेरिका से वो प्रेज किया। और दूसरे ईरान से उसने कहा, अपील किया कि हार्मुज स्ट्रेट पर ही बात अड़ी है और जो अमेरिका चाहता है कि हार्मुज स्ट्रेट को 2 हफ्ते के लिए आप फ्री कर दीजिए सबको। ईरान भी सहमत हुआ और अंत में ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया, इजराइल भी इस पे सहमति दे दिया और 2 हफ्ते का संघर्ष विराम हो गया। तो पाकिस्तान की तो एक भूमिका थी, लगातार लगा रहा, जबकि पाकिस्तान में तेल की किल्लत हो गई, वहां पे एक तरह का ये 8 बजे बंदी वाला ये सब चक्कर शुरू हो गया, लॉकडाउन टाइप का।
वहां पे महंगाई चरम पे हो गई, इतने दिन में घुटने पर आ गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का व्यक्तिगत तो उसमें हित था ही, लेकिन सारे एशिया के देश या यूरोप के देश परेशान थे, निश्चित तौर से इस तेलबंदी से परेशान थे। अब भारत में और 10 दिन और स्थिति होती तो सब कुछ बाहर आ जाता, सब कुछ मैनेजमेंट की पोल खुल जाती, ऐसा अब लगने लगा था। इसमें कोई बड़ी बात। तो पाकिस्तान की एक अहम भूमिका है। चीन भी इसमें कुछ करता हुआ, प्रस्ताव वगैरह करते हुआ दिखा। हालांकि यूएनएससी में उसने वीटो कर लगाया है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हार्मुज खोलने की बात आई उसमें ईरान और रूस ने वीटो लगा दिया था। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव था वो गिर गया। अब बात ये बनती है कि जो ईरान कहता है कि हमारा युद्ध में जो क्षति हुआ, 10 पॉइंट में उसको बात उसने कहा है। 10 सूत्री जो ईरान की तरफ से डार को, यानी जो गृह मंत्री है या उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसके माध्यम से जो 10 सूत्री मांग इन्होंने अमेरिका से की है, उसमें इसने साफ कहा है कि देखो, हार्मुज स्टेट को मान लो कि वहां सॉवरेनिटी हमारी है। दूसरी बात कि प्रतिबंधों को सारा खत्म करना पड़ेगा। प्रतिबंधों ने ईरान को कंगाल बना दिया। तीसरी बात उसने कहा कि ठीक है, हम परमाणु बम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस तरह की बात उसने कहा कि मिसाइल ठीक है, हम बहुत लंबी दूरी तक नहीं बनाएंगे, घातक नहीं बनाएंगे, लेकिन आप बातचीत करेंगे, आप प्रतिबंध हटाएंगे, हमारे विकास में योगदान करेंगे हमारा, और आगे युद्ध नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देंगे। ये बहुत बड़ा क्लाज है। आगे युद्ध नहीं करेंगे, इसकी आप हमें गारंटी देंगे, हम युद्ध विराम करने के लिए सहमत हैं। इससे पहले अमेरिका का भी 15 सूत्री मांग थी, वो घटते घटते सुना 3 या 4 सूत्रों पे आ गई कि यही अगर ईरान मान ले तब हम युद्ध विराम या युद्ध बंदी कर देंगे। यानी कूटनीतिक चैनल खुल गया। ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे काम कर रही थी। अन्य देश मीडिएशन के लिए तत्पर थे, लगातार लगे थे। अब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी भी काम करेगी, जिसमें दोनों देश या तीनों देश के राजनयिक आपस में बैठेंगे, थर्ड प्लेस पे, न्यूट्रल प्लेस पे बात करेंगे। वहां के बड़े बड़े मंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठेंगे, रक्षा सचिव बैठेंगे, और हो सकता है कि अपेक्स लेवल का भी टॉक हो। तो कहने का मतलब ये पूरे सेंट्रल एशिया, पूरे वेस्ट एशिया, पूरे खाड़ी कंट्री में शांति के साथ पूरे विश्व में शांति का एक बहुत बड़ा परिचायक रहा। ये बहुत बड़ा एक अवसर है, बहुत बड़ा दिन है। तेल की कीमत अगर भारत में बढ़ती, हाँ, भारत ने भी बहुत कुछ सीखा। भारत ने ये पहला सबक लिया, अगर लिया होगा, और निश्चित तौर पे काम भी उस पर चल रहा होगा। शाहेद ड्रोन जो ईरान का था, यानी सस्ती टेक्नोलॉजी से आप महंगी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब करिए। कुछ एक लाखों में एक चीज बनाइए और कुछ एक करोड़ों का नुकसान करिए, ये बड़ी बात है। ड्रोन युग है। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से शुरू हुआ था। यूक्रेन और रूस ने ड्रोन युद्ध को दिखा दिया दुनिया को, और इस युद्ध ने भी दिखा दिया कि ड्रोन युग है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करेगा, निश्चित तौर पे कर भी रहा है। और दूसरी बात कि समुद्र के जो चोक पॉइंट हैं, जो व्यापार और यातायात की सबसे बड़े जगहें हैं, जैसे मलक्का, जलडमरू मध्य, जैसे इनका हार्मुज है ना, उसी तरह हमारे यहाँ मलक्का है, जो अंडमान के थोड़ा सा ऊपर है, मलेशिया के नीचे, इंडोनेशिया के पास, कोको द्वीप के पास। ये मलक्का जलडमरू मध्य को हम लोग, अगर कोई स्थिति हमारे प्रतिकूल बनती है तो उसको चोक करने की कुवत रखते हैं, यानी गर्दन मरोड़ने की कुवत रखते हैं। पूरी दुनिया आर्थिक जगत हो गया है, व्यापारिक स्थिति में पहुंच गई है, तो चोक पॉइंट मलक्का ये याद रखना है कि हम लोग बंद करने की स्थिति में हैं। दूसरी बात है कि हम लोग अपने बैलिस्टिक मिसाइल पे तो काम करेंगे ही, सबसे ज्यादा जरूरत है सुपरसोनिक, जितने स्पीड दे सकें अपने मिसाइल में, ताकि दुश्मन का राडार भी न काम करे, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिस्टम सब ध्वस्त हो जाए, और उसके जितने सेंसर वगैरह हैं सब सैटेलाइट वगैरह। सैटेलाइट को मारने की टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इस युद्ध में नहीं दिखा, जैसे चीन की सैटेलाइट ऊपर है, उसी को ध्वस्त कर दें। पाकिस्तान की सैटेलाइट ऊपर है, वो भी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है। चीन भी, वो भी दूसरे की सैटेलाइट ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। अब तीसरी बात है कि एयर डिफेंस पावर जबरदस्त हो, मल्टी लेयर्ड हो, जैसे आयरन डोम। इजराइल को बचा लिया, 2-3 स्तर का उसके पास पैट्रियट भी था, थार्ड भी था, अमेरिका से लिया हुआ, और उसका खुद का आयरन डोम। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम,
जैसे आपके क्षेत्र में जो मिसाइल गिर रही है उसको या तो अंतरिक्ष में ही मार दे या हवा में मार दे, यानी धरती पर गिरने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता, पूरी फुल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, भारत के पास वो एक्यूरेसी आ चुकी है। भारत ने ऐड और पैड बनाया है अपना। भारत S-400 रखा है रूस से, S-500 भी खरीदने के चक्कर में है। लेकिन भारत बहुत बड़ा है, तमाम रणनीतिक रूप से जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे तो ये प्रणाली काम कर रही है। लेकिन तमाम ऐसे शहर हैं, तमाम ऐसे सेना से जुड़े हुए कंटोनमेंट एरिया हैं, तमाम मिसाइल रखे हुए ऐसे क्षेत्र हैं, परमाणु बम जहां पे छिपाया गया वहां पर यह प्रणाली फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करना चाहिए। कल पक्कम में हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल बनाए और कहा जाता है कि यह रिएक्टर ऐसा है कि यह सदियों तक काम करेगा। यानी भारत में बिजली की ऊर्जा की जरूरतें खत्म हो जाएंगी, अन्य स्रोत खत्म हो जाएंगे। परमाणु चालित ऊर्जा से ही हमारा पूरा भारत देश संचालित हो सकता है। तो भारत ने एक अनोखी कामयाबी, एक बहुत बड़ी कामयाबी ये हासिल की है। इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। भारत सबक क्या लेगा? ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेगा, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बहुत जरूरी है। जैसे बेड़ा अब्राहम लिंकन उसका चलता है, उसी तरह 2-1 बेड़े भारत की भी होने चाहिए जो समूह में चले। जैसे कानवाय और फ्लीट चलती हैं सेना में, गाड़ियां जब डिस्टर्ब एरिया में चलती हैं तो 1, 2, 4 नहीं चलती हैं, 10, 20, 50 की संख्या में चलती हैं कि कोई अगर अनहोनी हो तो फट से उसको रिटेलिएट कर सकें, प्रतिकार कर सकें। उसमें जैमर भी चलेगा, उसमें ऐसे दस्ते रहेंगे जो ग्रीन कॉरिडोर आगे सब खुलवाते हुए रास्ते चलें। तो ऐसे ऐसे चीजें। तो हमारा एक युद्धक बेड़ा कम से कम तत्काल होना चाहिए, 5 साल के अंदर होना चाहिए। S-400, S-500 और थार्ड जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हमारा स्पेस की पूरी तरह से सुरक्षा कर सके। तो भारत की बहुत सी इससे एक और चीजें आई कि भारत को जो 41 देशों से तेल लेता था उसको इसी तरह अपने सारे अंडे एक जगह नहीं रखने चाहिए, डिस्पर्सल होना चाहिए ताकि हमारे तेल की आपूर्ति कभी भी बाधित न होने। एक और बड़ी बात इसमें उभर के आई कि हम पूरे देश में, ONGC बोला, पूरे देश में हम खोद रहे हैं, अब पता कर रहे हैं कहीं से तेल निकल जाए। और ये अगर प्रयास जारी रहा तो निश्चित तौर पे अरब सागर में तमाम ऐसे स्पॉट मिलेंगे जहां से तेल हम निकालने में सफल हो जाएंगे। और एक बार क्रूड ऑयल हम निकाल लिए, अपने रिफाइनरी में रिफाइन करने लगे, तो निश्चित तौर से ये जो बाहरी मुद्राएं, हमारी विदेशी मुद्राएं बाहर जा रही हैं, वो जाने से बचेंगी और भारत देश निश्चित तौर से समृद्धि की तरफ और तेजी से अग्रसर होगा। तो खैर, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार फैसला रहा है युद्ध विराम का। युद्ध विराम को युद्ध समाप्त करने की तरफ ये देश बढ़े और निश्चित तौर पे ईरान को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, प्रतिबंधों से उसको मुक्त करना चाहिए। और इतना कुछ होने के बाद ईरान को अपने परमाणु हट, हालांकि परमाणु बम का तो विरोध करता रहा कि हम बम बनाने की तरफ नहीं है, लेकिन उसको IAEA से परमिशन देनी चाहिए कि आओ हमारे साइट को चेक करो, हम परमाणु बम कभी भी नहीं बनाएंगे और फिर से समृद्धि के रास्ते पे बढ़े। बहुत से राष्ट्र उसका मदद करने के लिए तैयार हैं आर्थिक रूप से, जिससे उसके पुल बन सकें, जितने उसके प्लांट ध्वस्त हुए हैं धीरे धीरे बन सकें। तो इससे अभी भी इतनी क्षति हुई है कि 1 दशक में उभर सकता है, लेकिन अगर उसकी जिद रहती तो शायद इतनी क्षति होती कि 1 शताब्दी में उभरता। सबको भगवान सद्बुद्धि दें, सब लोग निर्णय ले सकें मानवता के लिए, शांति के पक्ष में, ऐसी हम लोग चाहते हैं। और अगली वीडियो में शेष बातें होती रहेंगी।